हेलो फ्रेंड्स, इसेच लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में विस्तार से जानेंगे, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। ये वो सिस्टम है जो हमारे प्लैनेट को इतना यूनिक बनाता है। हमारा नीला ग्रह, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे बताते हैं कि पृथ्वी पर पानी कहाँ है, ये कैसा है और ये कैसे मूव करता है। और हम ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ महासागरों और नदियों तक ही सीमित नहीं है। हाइड्रोस्फीयर में जमीन के नीचे का पानी, ग्लेशियरों में जमी बर्फ और हवा में जो नमी है वो भी शामिल है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को रेगुलेट करता है। आज की हमारी चर्चा का मिशन इस सिस्टम की पूरी संरचना, उसके कॉम्पोजिशन और डायनामिक्स को समझना है। ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले ये हाइड्रोस्फीयर है क्या? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पृथ्वी पर मौजूद पानी का कुल भंडार है। हाँ, और इसमें लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों फॉर्म्स शामिल हैं। और ये कब से है? ये लगभग 4 अरब सालों से मौजूद है। पृथ्वी पर अनुमानित 1.386 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी है। 1.386 अरब क्यूबिक किलोमीटर, ये संख्या तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। हालांकि पृथ्वी के कुल मास के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 0.023% है, पर यह हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर करता है। 71%? हाँ, इसमें महासागर, समुद्र, झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर, पर्माफ्रॉस्ट और ग्राउंड वाटर सब कुछ आ जाता है। और यहीं से मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी में से 97% से भी ज्यादा तो खारा पानी है। बिल्कुल, 97.5% तक खारा पानी है जो महासागरों में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 2.5% पानी ही ताजा या फ्रेश वाटर है। सिर्फ 2.5%। हाँ, सिर्फ 2.5%। और उस छोटे से फ्रेश वाटर हिस्से का भी बड़ा हिस्सा हमारे लिए आसानी से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो कैसे? उस 2.5% का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 68 से 77% असल में जमा हुआ है। जमा हुआ मतलब बर्फ? हाँ, बर्फ। क्रायोस्फीयर में ये ग्लेशियरों, आइस कैप्स और स्थायी बर्फ के रूप में जमा है। ये फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा भंडार है। तो हमारे पीने लायक पानी का सबसे बड़ा खजाना तो एक तरह से ताले में बंद है। एकदम सही। आपको एक अंदाजा दूं, सिर्फ ग्रीनलैंड की आइस शीट में इतना पानी है कि अगर वो पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 7.5 मीटर तक बढ़ सकता है। 7.5 मीटर? ये तो अविश्वसनीय है। तो इस जमे हुए पानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोर्स क्या है? दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हमारे पैरों के ठीक नीचे है, ग्राउंड वाटर यानी भूजल। ओके। लगभग 30% फ्रेश वाटर जमीन के नीचे एक्विफर्स में मौजूद है। तो अगर लगभग 70% बर्फ में है और 30% जमीन के नीचे, तो ये तो लगभग पूरा ही हो गया। फिर वो नदियां और झीलें कहाँ हैं जिनका पानी हम इस्तेमाल करते हैं? और यही सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। केवल 0.3 से 1.2% फ्रेश वाटर ही झीलों, नदियों और रेजर्वोयर्स जैसे आसानी से सुलभ स्रोतों में है। सिर्फ 1%? हाँ, और नदियाँ जिनसे हम इतना सारा पानी लेते हैं वो कुल सतही मीठे पानी का सिर्फ 0.49% है। एक मिनट, क्या मैं ये सही समझ रहा हूं? जिन नदियों के किनारे हमारी सभ्यताएं बसी हैं वो पृथ्वी के कुल मीठे पानी का 0.01% से भी कम है? आपका आकलन बिल्कुल सटीक है। ये दिखाता है कि हमारा आसानी से उपलब्ध मीठे पानी का स्रोत कितना छोटा और कीमती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो चलिए पानी की केमिस्ट्री पे आते हैं। समुद्री पानी खारा क्यों होता है? इसमें ऐसा क्या मिला होता है? समुद्री पानी की जो एवरेज सैलिनिटी है वो लगभग 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप 1 किलोग्राम समुद्री पानी लें तो उसमें 35 ग्राम घुले हुए लवण होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें घुले हुए 99% से ज्यादा आयन्स सिर्फ 6 प्रमुख आयनों से बने होते हैं। सिर्फ 6? हाँ, जिन्हें हम बिग 6 आयन्स कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा है क्लोराइड लगभग 55% और फिर सोडियम लगभग 30.6%। सोडियम और क्लोराइड मतलब साधारण नमक? बिल्कुल, यही वजह है कि पानी इतना खारा लगता है। बाकी 4 हैं सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। स्रोतों में एक रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग नियम है।
इसका मतलब है कि भले ही अलग-अलग जगहों पर सैलिनिटी थोड़ी कम ज्यादा हो, लेकिन इन 6 प्रमुख आयनों का अनुपात लगभग हमेशा एक जैसा, मतलब कांस्टेंट रहता है। अद्भुत। तो महासागर का एक तरह का केमिकल सिग्नेचर है जो हर जगह एक जैसा है। हाँ, इसके ठीक उलट फ्रेश वाटर की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि पानी किन चट्टानों और मिट्टी के संपर्क में आया है। तो जैसे भूजल की केमिस्ट्री कैसे तय होती है? उसका एक पूरा एवोल्यूशन होता है। जब पानी जमीन में रिसता है तो मिट्टी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। एक हल्का एसिड। हाँ, और ये एसिड चट्टानों के खनिजों को घुलना शुरू कर देता है। इससे हाइड्रोकेमिकल फेशीज बनते हैं, मतलब पानी के अलग-अलग केमिकल टाइप्स। अच्छा। जहाँ पानी जमीन में घुसता है वहाँ उसमें अक्सर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पानी गहरा जाता है और चट्टानों के साथ ज्यादा समय बिताता है, वो सोडियम और क्लोराइड प्रधान हो जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि पानी में क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? यहीं पर जलचक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल आता है, राइट? बिल्कुल, ये सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। और इसका पहला स्टेप है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। हाँ, जब पानी तरल से गैस यानी वाटर वेपर में बदलता है। वैश्विक वाष्पीकरण का 86% तो अकेले महासागरों से होता है। और इसमें पौधे भी तो मदद करते हैं, ट्रांसपिरेशन के जरिए। सही कहा, पौधों से भी पानी का वाष्पीकरण होता है। फिर ये साली भाप जब ऊपर जाकर ठंडी होती है तो होता है कंडेंसेशन यानी संघनन, जिससे बादल बनते हैं। हाँ, जल वाष्प वापस तरल बन जाता है और जब ऐसा होता है तो ये लेटेंट हीट छोड़ता है। लेटेंट हीट। ये वो ऊर्जा है जो उसने वाष्पीकरण के समय सूर्य से ली थी, और यही ऊर्जा ट्रॉपिक्स में बड़े बड़े तूफानों को पावर देती है। वाह, तो समुद्र की भाप सिर्फ पानी नहीं बल्कि ऊर्जा का एक पैकेट भी है। बिल्कुल। और फिर जब बादल में कण बहुत बड़े हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण होता है। बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में। हाँ, और जो पानी जमीन सोख नहीं पाती वो रन ऑफ यानी अपवाश के रूप में नदियों से होता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है, और ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र तो हमने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन एक और गहरा कनेक्शन है जो शायद कम लोग जानते हैं। जमीन के नीचे का पानी ग्राउंड वाटर और सतह का पानी सरफेस वाटर, ये आपस में कैसे जुड़े हैं? ये एक बहुत ही डायनामिक इंटरैक्शन है। ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही रिसोर्स है। अच्छा। हाँ, कुछ नदियां ग्राउंड वाटर से पानी लेती हैं, उन्हें गेनिंग स्ट्रीम्स कहते हैं, और कुछ नदियां अपना पानी ग्राउंड वाटर में खो देती हैं, जिन्हें लूजिंग स्ट्रीम्स कहते हैं। और ये बदल भी सकता है। हाँ, मौसम और जगह के हिसाब से एक ही नदी कभी गेनिंग तो कभी लूजिंग हो सकती है। एक और शब्द है यहाँ बैंक स्टोरेज। ये क्या है? ये एक तरह की प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण प्रणाली है। जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो पानी नदी के किनारों की मिट्टी में चला जाता है और वहां स्टोर हो जाता है, एक स्पंज की तरह। बिल्कुल। और बाद में जब जल स्तर गिरता है तो यही पानी धीरे धीरे वापस नदी में आ जाता है। या एक और तकनीकी शब्द है हाइपोरेहिक जोन। हाँ, ये नदी के तल के नीचे का वो एरिया है जहां सतही जल और भूजल मिलते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल रिएक्टर है। बायोलॉजिकल रिएक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस जोन में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं। वो पोषक तत्वों और कुछ प्रदूषकों को तोड़ देते हैं। ये एक प्राकृतिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह काम करता है। कमाल है। मतलब हमारी नदियों के पास अपनी एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है और मानवीय दखल से इस पर असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। जब हम भूजल की पंपिंग करते हैं तो ये प्राकृतिक प्रवाह बदल जाता है। नदी के पास एक कुआं नदी का पानी अपनी तरफ खींच सकता है, जिससे एक भरी पूरी गेनिंग स्ट्रीम लूजिंग स्ट्रीम बन सकती है। तो इसका सबका क्या मतलब है? जाहिर है मानवीय गतिविधियां इस पूरे हाइड्रोस्फीयर को प्रभावित कर रही हैं। हाँ, और प्रभाव बहुत गहरा है। पहला तो है वाटर डाइवर्जन। हमने बांधों और नहरों से नदियों के प्रवाह को बहुत बदल दिया है। केवल 1/3 बड़ी नदियां ही अब आजादी से बहती हैं। और वाटर विड्रॉल मतलब पानी निकालना, खासकर भूजल। बिल्कुल, हम एक्विफर्स से पानी अभूतपूर्व दर से निकाल रहे हैं, जैसे अमेरिका का ओगालाला एक्विफर, जो वहाँ की कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जितनी तेज़ी से बढ़ता है उससे कई ज़्यादा तेज़ी से खाली हो रहा है।
ये तो एक तरह से पानी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जैसा है, जिसमें आप जमा कुछ नहीं कर रहे। सही कहा। फिर है पोल्यूशन। कृषि से कीटनाशकों और उर्वरकों का रन ऑफ, औद्योगिक कचरा, ये सब हमारे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को दूषित कर रहा है। और इन सब के ऊपर है क्लाइमेट चेंज का असर। हाँ, बढ़ता तापमान क्रायोस्फीयर को पिघला रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम का पैटर्न बदल रहा है। और एक और छिपा हुआ खतरा है, ओशन एसिडिफिकेशन, यानी महासागरीय अम्लीकरण। वो क्या है? महासागर हवा से अतिरिक्त CO2 सोख रहे हैं। जब CO2 पानी में घुलती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिससे पानी ज्यादा अम्लीय हो जाता है। और इसका असर समुद्री जीवन पर पड़ता होगा। हाँ, खासकर कोरल रीफ्स और उन जीवों पर जो कैल्शियम कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। ये समुद्री फूड चेन की नींव पर हमला करने जैसा है। तो हमने देखा कि पानी सिर्फ H2O नहीं है, ये एक जटिल, गतिशील और आपस में गहराई से जुड़ी हुई प्रणाली है। बिल्कुल। और मानवीय गतिविधियां इस नाजुक संतुलन के हर पहलू को प्रभावित कर रही हैं। ये सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, यह हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार देता है। अगर एक नदी सिर्फ वो पानी नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो भूजल भी है जो उससे पोषित करता है, और वो हाइपोरेक जोन भी है जो उसे साफ करता है, तो क्या हमें नदी के अधिकारों को परिभाषित करते समय इन छिपे हुए जरूरी हिस्सों को भी शामिल करना शुरू कर देना चाहिए? Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.